Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 January 2022 और आप सभी को आज के दिन यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Let's begin our today's class. Point number 36. इसके पहले के सभी 35 पॉइंट्स को देखने के लिए आप इससे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग पेटेंट एयरवे एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट ब्रीथिंग पैटर्न इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग ड्रग टॉक्सिसिटी. अगर किसी पर्सन को किसी ड्रग की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है तो इस सिचुएशन में सबसे प्रायोरिटी एक्शन होता है कि इस पेशेंट का जो एयरवे है पेटेंट रहे, यानी पेशेंट के सांस लेने वाले रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए. पेशेंट में एयरवे पेटेंट होना चाहिए, रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता रहना चाहिए. Point number 37. Surgery is performed in second stage of surgical anesthesia. एनेस्थीसिया की सेकेंड स्टेज के अंदर सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है. पॉइंट नंबर 38. Crohn's disease is an inflammatory disease which occurs most commonly in terminal ileum and causes to narrowed lumen fistulas, abscess and ulceration. क्रोहान्स डिजीज जो है ये हमारी इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है और ये सबसे ज़्यादा इस डिजीज के अंदर प्रभावित होने वाला पार्ट है टर्मिनल इलियम. क्रोहान्स डिजीज के कारण जो ल्यूमेन पार्ट होता है यानी इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है. यहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन होता है और अल्सरेशन भी हो सकता है. पॉइंट नंबर 39. रिकमेंडेड लाइट इंटेंसिटीज फॉर रीडिंग is 10 to 15 foot candle and operation theater 75 foot candle. लाइट को मेजर करने के लिए हम फुट कैंडल का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द मेजरमेंट यूनिट. जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपको 10 से 15 फुट कैंडल की रोशनी चाहिए होती है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है. इसमें आपकी आंखों पर इफेक्ट नहीं रहता. इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन के दौरान 75 फुट कैंडल इतनी इंटेंसिटी की लाइट जरूरी होती है ताकि पेशेंट की बॉडी का प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो सके. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 40. नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. नॉइज को, आवाज को हम डेसिबल में मेजर करते हैं. पॉइंट नंबर 41. हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज थर्ड जनरेशन आईयूडी. हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हम थर्ड जनरेशन आईयूडी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इज 85 डेसिबल. हम सुनने के लिए मैक्सिमम 85 डेसिबल्स का साउंड प्रीफर करते हैं. ये हमारे कानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट साउंड माना जाता है. नेक्स्ट, नॉइज लेवल 160 डेसिबल और मोर में कॉज मैकेनिकल डैमेज.
अगर कोई पर्सन 160 डेसिबल का साउंड या इससे अधिक साउंड सुनता है तो उसके कानों में मैकेनिकल डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से वो बहरा तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 44, agent, host and environment. These three factors are referred to as epidemiological triad. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है कि एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड में किन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखेंगे 3 चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। There is 6 stages of disease cycle. These are, disease cycle की कुल 6 stages होती हैं जो कि हैं incubation period, prodromal period, fastigium, defervescence, convalescence, डिफेक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next point, in primary prevention, actions are taken before the onset of disease, whereas secondary prevention focuses on prevention of progress of disease as its early stages. डिजीज को रोकने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन वह स्टेज है जिसमें रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन डिजीज एब्सेंट होता है। पेशेंट की लाइफ में रिस्क फैक्टर्स तो आ चुके हैं लेकिन उसे अभी डिजीज नहीं हुआ है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेशेंट ने स्मोकिंग करना तो शुरू कर दिया है, यानी रिस्क फैक्टर तो आ गया है, लेकिन उसे अभी इस स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी या कैंसर नहीं हुआ है। तो हम इस प्राइमरी प्रिवेंशन वाली स्टेज के अंदर उन एक्शंस को लेंगे जिससे कि पेशेंट की लाइफ से रिस्क फैक्टर को हटा सकें, यानी स्मोकिंग को हटा सकें। सेकेंडरी प्रिवेंशन अब वह स्टेज है जिसमें क्लाइंट में स्मोकिंग वाले रिस्क फैक्टर की वजह से सीओपीडी या कैंसर जैसे डिजीज आ चुके हैं। इस स्टेज के अंदर हम इस डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, incubation period is defined as the time interval between entry of the disease producing agent in the body and occurrence of the clinical manifestations for the first time. इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जिसमें किसी क्लाइंट की बॉडी में डिजीज कॉजिंग फैक्टर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है और इसके द्वारा फर्स्ट सिम्टम शो किया जाता है। तो सिंपली याद रखिएगा, किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर के अंदर एंटर होना और इसके द्वारा पहला साइन एंड सिम्टम शो करना, ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इसे ही आप इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सम कॉमन एपिडेमिक डिजीज इन इंडिया आर कॉलेरा, एंट्रिक फीवर, एक्सेट्रा। भारत में कॉलेरा और एंट्रिक फीवर कॉमन एपिडेमिक डिजीज के रूप में जाने जाते हैं। पॉइंट नंबर 49, द सिम्टम्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी 0 से 12 वीक्स की दौरान वुमेन में एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
perception of active fetal movement by the pregnant woman known as quickening। किसी प्रेग्नेंट वुमन के द्वारा बच्चे की मूवमेंट को फील करना, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मूवमेंट को फील करना क्विकनिंग कहलाती है। क्विकनिंग इज फेल्ट अबाउट 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। वुमेन में ये जो क्विकनिंग है 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर देखी जाती है। क्विकनिंग इज फेल्ट लिटिल अर्लियर इन मल्टी ग्रेविडा इन कंपेयर टू प्रीमी ग्रेविडा। याद रखिएगा, जो क्विकनिंग है वो मल्टी ग्रेविडा वुमेन्स यानी जो एक से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, गर्भ धारण कर चुकी हैं एक से ज़्यादा बार, उन्हें पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं की तुलना में पहले फील होती है। हम कह सकते हैं कि अगर प्रीमी ग्रेविडा वुमेन को 18 वीक्स पर क्विकनिंग फील हो रही है तो मल्टी ग्रेविडा अगर वुमेन है तो उसे इससे 2 सप्ताह पहले यानी करीब 16 वीक पर ही क्विकनिंग फील हो जाएगी। पॉइंट नंबर 53, fetal heart sound is most conclusive clinical manifestation of pregnancy। प्रेगनेंसी है या नहीं इस चीज को कंफर्म करने के लिए फीटल हार्ट साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर माना जाता है। द रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस to the long axis of maternal spine or centralized uterus is termed as lie। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इस बच्चे का लॉन्ग एक्सिस और मदर का स्पाइन यानी इसकी जो वर्टिब्रे कॉलम है, स्पाइन वाला एरिया है, ये दोनों का जो रेशो होता है, रिलेशनशिप होती है, उसे हम लाई के नाम से जानते हैं। मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन ये दोनों आपस में कैसे हैं, इसे हम लाई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल लाई इज द कॉमनेस्ट लाई। लंबवत, अगर ये दोनों, इन दोनों का स्पाइन एक दूसरे से लंबवत होता है, पैरेलल होता है, साथ साथ होता है, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल लाई के नाम से जानते हैं और ये कॉमनेस्ट लाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द आर्टीरियल ब्लड टू वेजाइना इज सप्लाइड मेनली बाय वेजाइनल आर्टरी। These arteries are the branches of internal iliac artery। वेजाइना को वेजाइनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और ये जो वेजाइनल आर्टरीज हैं ये इंटरनल आइलियक आर्टरीज की ब्रांच होती हैं। पॉइंट नंबर 57, in human beings each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and 0.5 to 1.2 centimeter in diameter। fallopian tube is the place where fertilization takes place। fallopian tube की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे 10 सेंटीमीटर इज अ लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर। फैलोपियन ट्यूब ही वह स्थान है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होता है। पॉइंट नंबर 58, इन गायनेकॉइड पेल्विस brim is almost round, where in case of android pelvis brim is heart shape। गायनेकॉइड पेल्विस जो है ये परफेक्ट पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ माना जाता है और अराउंड 45% वुमेन में यही पेल्विस पाया जाता है। इस पेल्विस का जो ब्रिम होता है, इनलेट होता है,
वो एकदम राउंड शेप का होता है। इस वजह से बच्चा यहाँ से इजीली पास हो जाता है और डिलीवरी के समय किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं देखने को मिलता। वहीं पर जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, जो कि मेल्स का पेल्विस कहलाता है, इसकी जो ब्रिम होती है वो कुछ राउंड हार्ट शेप्ड की होती है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है और इसे प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट, in case of gynecoid pelvis, engagement of fetus occurs without any difficulty। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि गायनेकॉइड टाइप के पेल्विस में बच्चे का जो एंगेजमेंट होता है वो बहुत ही आराम से हो जाता है बिना किसी डिफिकल्टी के। पॉइंट नंबर 60, when 22 plus X chromosome type male gamete meets with the 22X chromosome of female gamete, then 44 plus XX chromosome type of zygote is formed during delivery of birth and it is female child। याद रखिएगा, मेल स्पर्म से अगर 22 प्लस एक्स गैमिट मिला और फीमेल से 22 प्लस एक्स गैमिट मिला तो होने वाले बच्चे में जो टोटल क्रोमोसोम होंगे वो होंगे 44 प्लस एक्स एक्स। और ये जो है इससे इस फॉर्मूला के इस क्रोमोसोम्स के होने की वजह से फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है। मेल चाइल्ड के अंदर 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। Point number 61, at 36 weeks of pregnancy, the length of fetus is around 42 to 44 centimeters and weight around 2.0 to 2.5 kgs। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बच्चे की जो लेंथ होती है वो 42 से 44 सेंटीमीटर होती है और बच्चे का वजन लगभग 2 से 2.5 किलो के बीच होता है। याद रखिएगा, 36 वीक की प्रेगनेंसी में ही लाइटनिंग प्रोसेस होता है, यानी मदर जो बच्चा है वुम्ब में हल्का सा नीचे डिसेंट डाउन होता है और इसके बाद मदर को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलने लगता है। पॉइंट नंबर 62, in human beings placental development starts as soon as implantation of blastocyte occurs into the decidua। याद रखिएगा, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है और इस एंडोमेट्रियम लेयर को प्रेग्नेंट वुमेन में डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। इसी डेसिडुआ लेयर के अंदर जो फर्टिलाइज्ड गैमिट है, मेल और फीमेल गैमिट है, जाइगोट है, इसे फर्टिलाइजेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है, ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल पर फंडस वाले एरिया में होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फंडस में इम्प्लांटेशन होता है, ये इसकी मेन साइट मानी जाती है और प्लेसेंट इम्प्लांटेशन के होने के तुरंत बाद ही प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। Important point, cystoscopy is useful in determining stage of cervical carcinoma। सर्विक्स के कैंसर को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए सिस्टोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। In cystoscopy, structures of urethra and urinary bladder are examined। सिस्टोस्कोपी प्रोसेस के द्वारा हम यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की एग्जामिनेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 65, इंटेंस इचिंग इन प्यूबिक एरिया इज द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेडिक्यूलोसिस प्यूबिस। अगर किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट को प्यूबिक एरिया में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही है, इंटेंस इचिंग हो रही है, तो ये
पेडिक्यूलोसिस प्यूबिस को बताता है। इट डिनोट्स पेडिक्यूलोसिस प्यूबिस। नेक्स्ट पॉइंट, about 80% of genital herpes infections are caused by herpes simplex virus type 2। herpes simplex virus type 2 के द्वारा 80% केसेस ऑफ जेनाइटल हर्पिस कॉज किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जेनाइटल हर्पिस का सबसे बड़ा कॉज हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 को माना जाता है। नेक्स्ट, कैंक्रोइड is sexually transmitted disease which is also known as soft core and is caused by Haemophilus ducreyi। कैंक्रोइड को हम सॉफ्ट कोर डिजीज के नाम से जानते हैं और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस ड्यूक्रेई। Next, premenstrual syndrome appears 1 to 2 weeks prior to menstruation। menstruation से 1 से 2 सप्ताह पहले premenstrual syndromes डेवलप होते हैं। Next, mifepristone is also known as RU486। मिफेप्रिस्टोन को हम RU486 के नाम से भी जानते हैं। मिफेप्रिस्टोन ब्लॉक्स प्रोजेस्टेरोन एक्शन एट द टारगेट ऑर्गन्स। मिफेप्रिस्टोन जो है ये प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक करता है। पॉइंट नंबर 71, tamoxifen is a non-steroidal एंटी एस्ट्रोजन ड्रग। टैमोक्सिफेन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज वेरी यूजफुल फॉर द सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। मिल्क के फॉर्मेशन को रोकने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीमेट्रा, pus is drained carefully under anesthesia। पायोमेट्रा के ट्रीटमेंट के लिए एनेस्थीसिया देकर पस का रिमूवल करवाया जाता है। In genital prolapse, the patient complains that something is descending in the vagina। जेनाइटल प्रोलैप्स वाले पेशेंट द्वारा ये कंप्लेन की जाती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी वेजाइना में कुछ डिसेंट हो रहा है। पॉइंट नंबर 75, फॉर रिपेयरिंग सिस्टोसील एंटीरियर कॉल्पोरेफी ऑपरेशन इज डन। सिस्टोसील के रिपेयर के लिए कॉल्पोरेफी ऑपरेशन किया जाता है। इन केस ऑफ स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर, ट्यूमर स्प्रेड्स टू द पेल्विक ऑर्गन। स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर में ट्यूमर जो है पेल्विक ऑर्गन्स तक फैल जाता है। द ब्रेस्ट आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ब्रेस्ट जो है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट, along with hormone estrogen progesterone cause breast enlargement। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए इसेंशियल हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, during pregnancy, hormone relaxin causes relaxation of pelvic joint and pelvic floor muscles। प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक जॉइंट और पेल्विक फ्लोर के मसल्स को रिलैक्स करवाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।
अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।